खौफ का साया दूसरी किस्त। सलीम ने रक्षी की तरफ देखा। वो गहरी नींद सो रही थी। बड़ी मुश्किल से उसे सुलाने में कामयाब हुआ था। तौलिया बदल के स्लीपिंग सूट भी उसी ने पहनाया था। बाथरूम से बेडरूम तक वो पूरा वक्त खौफ सदा रही थी। शावर से खून निकलने का नज़ारा जैसे उसके दिल पे नक्श हो गया था। सलीम ने एक लंबी सांस ली और उसे सोता छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। वो सीधा अहमद के कमरे की तरफ गया और दरवाज़ा खोल के अंदर झांका तो अहमद उसे अपने बेड पर नज़र नहीं आया। कमरे में हर तरफ नज़र दौड़ाई लेकिन वो उसे कहीं दिखाई न दिया। उसी वक्त कमरे से मुल्क बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अहमद बाहर निकला। लेकिन वो अपने बाप को अपने कमरे के दरवाजे पर देख के वहीं ठठक के रुक गया। उसकी आंखों में खौफ के साए थे। तब सलीम को अपने आप पे बड़ा गुस्सा आया कि ये मैंने क्या किया। अपने ही लगते जिगर को इस बेदर्दी से पीटा है कि अब वो उसे देख के खुश नहीं बल्कि खौफज़दा हो गया था। उसके कानों में अपनी माँ के अल्फाज गूंज रहे थे। बच्चा ही तो है, हो गई लापरवाही। क्या इस तरह भी कोई अपने बच्चे को मारता है? वो तेज़ी से अहमद की तरफ बढ़ा और उसे अपने गले से लगा लिया। आई एम सॉरी बेटा, तुम जानते हो ना कि तुम्हारे पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं। यह कहते हुए उसने अहमद की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। अहमद ने भी अस्पात में सर हिला दिया। उसकी मासूम आंखों में आंसू आ गए थे, पर लबों पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट फैल गई थी। तुम मेरे अच्छे बेटे हो ना। अब मुझसे वादा करो कि अपनी मम्मी को कभी तंग नहीं करोगे और उनकी हर बात मानोगे, है ना? अहमद ने फिर अस्पात में सर हिला दिया। सलीम ने बेइख्तियार होकर उसका माथा चूम लिया। शाबाश मेरा प्यारा बेटा, चलो जाओ तानिया के साथ खेलो। अहमद ने जी पापा कहते हुए जल्दी जल्दी अपने कुछ खिलौने उठाए और कमरे से बाहर निकल गया। सलीम ये सब करते हुए उसे प्यार भरी नज़रों से देखता रहा। फिर वो भी कमरे से बाहर आ गया और सीधा पोर्च की तरफ गया। गाड़ी निकाली और लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया। ये उसकी पुरानी आदत थी कि वो जब भी परेशान होता था और कुछ सोचना चाहता था तो लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाता था। गाड़ी जब मेन रोड पे आ गई तो उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला, एक सिगरेट निकाल के सुलगाई, एक लंबा सा कश लिया और रक्षी के बारे में सोचने लगा। ये आजकल रक्षी को क्या हो गया है? कैसी बहकी बहकी बातें करने लगी है। कभी कहती है कि काला कौवा उसे हवा घूरता रहता है और कभी कहती है कि जब अकेली होती है तो उसे लगता है कि वो अकेली नहीं है, उसके आसपास कोई है। आज तो उसने हद ही कर दी। कह रही थी कि शावर में से खून आ रहा है। अब भला ये भी कोई बात हुई? शावर में से खून आता है क्या कभी भला? झल्ली कहीं की। उसको वहम की बीमारी हो गई है और कुछ नहीं। मैंने खुद देखा था कि शावर में से पानी आ रहा था। मैं भी तो ख्वामख्वाह परेशान हो रहा हूँ। चलो छोड़ो ये सब कुछ और सोचो। तभी उसकी सोचों में वो मंजर चला आया जब रक्षी उसे देखते ही उठकर उससे लिपट गई थी। एवी ही पगली खौफजदा हो रही थी। उसका खौफ के मारे पीला चेहरा याद करके उसे हंसी आने लगी। लेकिन अगले ही लम्हे उससे अगला मंजर उसके ख्यालों में घूम गया। जब वो रक्षी को गोद में लेके पलटा था तो बाथरूम के दरवाजे पे अम्मा खड़ी थीं और बड़ी अजीब नज़रों से उसे घूर रही थीं। उस वक़्त तो वो कनी कतरा के उनकी साइड से निकल गया था, लेकिन अब वो सोचने लगा कि अम्मा उसे क्यों ऐसे घूर रही थीं। इस बार जो उसने सिगरेट का कश लिया, वो कुछ ज़्यादा ही लंबा था। फिर भी ये उगदा उस पे न खुल सका कि अम्मा की उन नज़रों का क्या मतलब था। फिर उसके ज़हन में एक झमाका-सा हुआ। उसको याद आया कि जब वो रक्षी को बिस्तर पे लिटा रहा था, तो अम्मा ने बड़े सख्त लहजे में कहा था कि इससे कहो कि कोई ढंग के कपड़े पहन ले और फिर आराम करे। और ये कह के वो तेज़-तेज़ कदम भरती कमरे से निकल गई थीं। उन्होंने रक्षी से उसका हाल तक न पूछा। हालांकि उन्होंने देखा था कि किस तरह रक्षी परेशान हो रही थी। वो तसल्ली के दो लफ्ज़ कह सकती थी लेकिन नहीं कहा। क्यों? और उनका लहजा इतना सख्त क्यों था? काफ़ी देर तक वो इन सवालों के जवाब तलाश करता रहा, लेकिन कोई जवाब उसकी समझ में न आया। तो उसने अपने जहन को झटका और घर की राह ली। जब घर पहुंचा तो सूरज गुरूब हो चुका था और शाम के साए रात के अंधेरे में ढलने की तगोदो कर रहे थे। वो अभी गाड़ी से उतरा ही था कि उसे एकदम से तानिया के ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उसने आओ देखा न ताओ फौरन आवाज़ की सरपट दो लगा दी। रक्षी की आंख खुली तो उसकी समातों से मगरिब की अजान की आवाज़ टकरा रही थी।
वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। एक ज़ोरदार किस्म की अंगड़ाई लेते हुए सामने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर लगे आईने में अपने आप को देखा तो उसे अपना आप बड़ा प्यारा लगा। बिखरे बिखरे बाल, खुमार भरी आंखें, सुर्खी माइल रुखसार और फिर गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ और उनके ज़रा ऊपर खूबसूरत तिल, जैसे दौलत हुस्न पे दरबान हो। सलीम ऐसे ही तो नहीं मर मिटा था मुझ पे। इस सोच के आते ही एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई थी। फिर वो बेड से नीचे उतर आई और कमरे की खिड़की से पर्दा हटाने लगी। ये खिड़की पाई बाग की तरफ खुलती थी, जिसका नज़ारा उसे हमेशा अच्छा लगता था। सलीम के पुरखों के ज़माने से ये बाग इसी तरह सरसब्ज़ और शादाब चला आ रहा था। अनवा व अक़साम के रंग बिरंगी फूलों की क्यारियों ने उसकी खूबसूरती को चार चाँद लगा दिए थे। आम, जामुन, लीमू, अमरूद और केले के भी काफ़ी दरख्त लगे हुए थे। एक आम का दरख्त तो बहुत ही पुराना था। उसकी शाखें काफ़ी फैल चुकी थीं, बल्कि कुछ शाखों ने तो उनके आंगन का भी कुछ हिस्सा घेर लिया था। उसने सलीम को 2-3 बार कहा भी था कि कम से कम इस दरख्त को कटवा दें और सलीम तो मान भी गया था। पर जैसे ही माली ने उसे काटने का काम शुरू किया, उसकी सास ने रंग में भंग डाल दिया। उन्होंने काफ़ी सख्ती से आइंदा के लिए भी मना कर दिया था कि ख़बरदार जो आइंदा ऐसा सोचा भी, ये हमारे पुरखों की अमानत है और इसकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। सलीम अपनी माँ की हुक्म अदौली का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने फ़ौरन माली को रोक दिया था। फ़र्ज़ है, मुँह बनाते हुए उसने अपनी सास का जुमला दोहराया। बेसाख्ता उसकी नज़र उसी आम के दरख्त की तरफ चली गई। वो एकदम धक से रह गई। ये तो वही है, उसके मुंह से निकला और उसने यकलख खिड़की का पर्दा चढ़ा दिया। उसने पर्दे से टेक लगा ली। उसकी सांसें बेतरतीब सी हो रही थीं। उसे अपने दिल की धड़कन भी काफ़ी तेज़ होती महसूस हो रही थी। फिर न जाने किस ख्याल से वो ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने आकर खड़ी हो गई थी। तो वही चेहरा जो अभी कुछ देर पहले उसको बहुत खूबसूरत लग रहा था, उसने देखा कि खौफ के मारे बिल्कुल पीला पड़ गया था। आज फिर वही काला कौवा उसी आम के दरख्त पर उसी जगह बैठा जैसे उससे ही घूर रहा था। ये उसके साथ पिछले कई दिनों से हो रहा था। कौन है ये काला कौवा? कहाँ से आया है? और उससे ही क्यों घूरता रहता है? पहले तो कभी नहीं देखा उसे। इन्हीं सोचों में गुम वो आईने में अपने आप को देख रही थी। अचानक वो ज़ोर से उछली। उसके हलक से घुटी-घुटी सी चीख भी निकली थी। उसने आईने में देखा था कि कोई उसके पीछे से तेज़ी से गुज़र गया था। वो तेज़ी से पलटी तो कोई नहीं था। फिर हर तरफ नज़र दौड़ाने लगी, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। दफ़्तर कमरे में जो वाहिद बल्ब ऑन था, वो ऑफ़ हो गया। ओह मेरे खुदा! ये क्या हो रहा है मेरे साथ? खौफ के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। फिर वही बल्ब जलने बुझने लगा और उसे लगा कि कोई ज़ोर-ज़ोर से उसके कमरे के दरवाज़े पे बाहर से दस्तक दे रहा है। वो अपनी जगह बिल्कुल सुन्न होकर रह गई थी। दफ़्तर उसके कमरे का दरवाज़ा चरचराहट की आवाज़ के साथ पूरा खुल गया, तो वो एक दफ़ा फिर बुरी तरह उछल पड़ी। इस बार वो अपने आप को खौफ के मारे चीखने से भी रोक न सकी थी। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया और उसकी 5 साला बेटी तानिया कमरे में दाखिल हुई, तो उसकी जान में जान आई। अब कमरे का बल्ब भी सही जल रहा था। तानिया मम्मी मम्मी पुकारते हुए उसके गले लग गई थी। वो बुरी तरह रो रही थी। उसको इस तरह रोते देख के उसके दिल में एक टीस सी उठी थी। वो बिल्कुल भूल गई थी कि अभी वो किस खौफ से गुजरी थी। वो तानिया से बहुत प्यार करती थी। सलीम के साथ शादी उसने इसी शर्त पे की थी कि उसकी बेटी भी उसके साथ रहेगी, और सलीम ने उसकी ये बात मान ली थी। क्या हुआ तानी? क्यों रो रही हो मेरी जान? वो अपनी बेटी को पिचकारने लगी। मम्मी मम्मी, अहमद भैया बहुत गंदे हैं, मुझे उनके साथ नहीं खेलना। तानिया ने हिचकियाँ लेते हुए जब ये कहा तो उसका खून खोल उठा। एक तो इस कमबख्त अहमद ने मेरी नाक में दम किया हुआ है, अब मेरी तानिया को भी रुला दिया है। क्यों? क्यों नहीं खेलना? क्या किया है तुम्हारे अहमद भैया ने? वो तानिया से पूछने लगी। मम्मी वो बहुत गंदे हैं, हम छुपन छुपाई खेल रहे थे, पता नहीं कहाँ छुप गए थे और मैं उन्हें हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहे थे। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं बाग में बिल्कुल अकेली हूँ, तो मुझे डर लगने लगा। उसी वक्त अहमद भैया ने अचानक मेरे पीछे से आके मुझे
ज़ोर से हाउ किया तो मैं बहुत डर गई मम्मी, वो बहुत गंदे हैं मम्मी। वो मुझे रोता देख के ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे और मेरी एक चुटकी काट के अंदर चले गए। मम्मी आप उन्हें डाँटें कि वो मेरे साथ कभी ऐसा न करें, प्लीज़ मम्मी। रक्षी का गुस्सा ये सुनकर सातवें आसमान को छू रहा था। हाँ मेरी जान, तुम मत रो, अभी मैं तुम्हारे अहमद भैया की खबर लेती हूँ, बस तुम चुप हो जाओ। ये कहते हुए वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकली और ज़ोर-ज़ोर से अहमद को पुकारने लगी। थोड़ी ही देर में अहमद कहीं से नमूदार हुआ, वो बहुत घबराया हुआ था। जी मम्मी, आपने बुलाया मुझे? वो घिघिया कर बोला। मम्मी के बच्चे, जल्दी से चलो मेरे साथ अपने कमरे में। वो तनक कर बोली और फिर जल्दी से अहमद का हाथ पकड़ा और उसे लेकर तेज़-तेज़ कदम उठाती अहमद के कमरे में चली आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसी वक़्त उसने अहमद का कान ज़ोर से पकड़ लिया और उसे पूरी कुव्वत से मरोड़ने लगी। अहमद की एक ज़ोरदार सिसकी निकल गई थी और आँखों में आँसू तैरने लगे थे। चल बोल, क्यों तानिया को रुलाया तूने? और फिर तुम ज़ोर-ज़ोर से उसके रोने पे हँस रहे थे? तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की हरकतें करते हुए? रक्षी के मुँह से तो जैसे झाग निकल रहा था, ये सब कहते हुए। फिर उसने एक बड़ी ज़ोर का थप्पड़ जड़ दिया अहमद को। वो दूर जा गिरा था। अब वो भी ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा था। माफ़ कर दे मम्मी, आइंदा नहीं करूँगा। माफ़ कर दूँ तुझे हरामखोर? पहले तानिया को रुलाते हुए ख़्याल नहीं आया तुझे कि उसकी मम्मी अभी ज़िंदा है, हैं? अब माफ़ी की भीख माँग रहा है, बेशर्म? ये कहते हुए रक्षी ने इधर-उधर नज़र दौड़ाई तो उसे करीबी अहमद का क्रिकेट का बैट दिख गया। उसने फ़ौरन वो उठा लिया। ये देखकर अहमद की आंखों में शदीद खौफ उमड़ आया था। वो बड़े गुस्से में अहमद की तरफ बढ़ी और उसे बैट से मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठा लिया, पर उसका हाथ उठा का उठा ही रह गया क्योंकि उसी वक्त बरामदे से तानिया की एक ज़ोरदार चीख गूंजी थी।